आप जैसे लोग आके देश को गुमराह करके चले जाते हैं। राजनीति में आप है धर्मेंद्र यादव, हम कैसे देश को गुमराह कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं आप बताइए मुझे, और क्या तो आप क्या मेरे विचारों पे दबाव लगाएंगे? आप गुंडई मत कीजिए, इसको कहते हैं वाचिक गुंडागर्दी। समाजवादी पार्टी के पुरुष नेताओं को क्या लगता है कि औरतें अगर इनके सामने बोले तो इनके हिसाब से बोले? इतने सारे वोटर्स में से एक वोटर की आवाज आपको समझ में नहीं आ रही? विचारों में दम है तो जाकर के जनता की अदालत में खड़े हुए ना उन विचारों के साथ, कहिए कि हाँ हम हिंदू विरोधी हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमित शाह के अम्बेडकर के बयान को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र बयान दिया है, जिसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच सपा विधायक सुरेश यादव ने सार्वजनिक मंच से विवादित बयान देते हुए बीजेपी सरकार को हिंदू आतंकवादी संगठन करार दिया है और इसे लेकर बीजेपी नेताओं में जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी सपा प्रवक्ता व कांग्रेस प्रवक्ता इसे लेकर काफी डिफेंसिव मोड में नजर आते हैं। पर वहीं एंकर ने दोनों को जमकर फटकार लगाई, तो वहीं दूसरी ओर सुब्राष्ट्रा ने जमकर क्लास लगाते हुए अपने ही अंदाज में समझाती हुई देखी गई, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और देश बड़ी चीज होता है, बड़ा संवैधानिक पद होता है। जब वो देश के संविधान के निर्माताओं के उस भरी संसद में अपमानित करने का काम और कहते हैं भगवान का नाम लेते, तो इसका मतलब 140 करोड़ लोगों में से 45 करोड़ लोगों में से दलित, शोषित, पिछड़े और एससी के लोगों को किस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया था पूरा देश जानता है। उस मुद्दे से भटकाने के लिए, छुपाने के लिए, चूंकि कांग्रेस उस पर देशव्यापी प्रदर्शन 22 तारीख को आज करके 24 तारीख को देशव्यापी वो कर रही है, उसको छुपाने के लिए इस सरकार का एजेंडा है कि इसको आप डिबेट इस पे ना करें, क्योंकि हिरेन जोशी लिख के भेज देते हैं। और अभी मेरे मित्र हैं, नहीं क्यों बीजेपी दफ्तर से प्रियंका खड़गे को स्लिप गई थी क्या कि ये बोल दो और चैनल इस पर डिबेट कर ले? बीजेपी दफ्तर से गई थी प्रियंका खड़गे को स्लिप? वो पूछ लेंगे, आप प्रवक्ता ना बनो, वो पूछ नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं सवाल पूछने वाला बन रहा हूं और आप मेरी भूमिका मत किससे किया करिए। और अगर आपने नहीं पूछा है तो अजय वर्मा जी आपको पहले प्रियंका खड़गे से पूछ कर आना चाहिए था कि आपने अपने मन से बोल दिया कि बीजेपी दफ्तर से आपको स्लिप आई थी, ये पूछ कर आना चाहिए था ना। दूसरी चीज और बताता हूं मैं। अब ये कह रहे थे कि तीसरी बार सरकार ने चुना है। बशर असद को भी सीरिया का चुना था, हिटलर को भी तीसरी बार चुना था, जिनपिंग को भी कई बार चुन चुके हैं, पुतिन को भी कई बार चुन चुके हैं। चुनना बनना ये सत्ता का पार्ट है, बनते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आने नहीं, तो आपके पहले के 75 साल की भी तुलना नहीं, ठीक है, अब 20 जो तर्क दे रहे हैं अजय वर्मा, तो इनके शुरू के 70 सालों की तुलना भी इसी तर्क पर कर लिया जाए कि तब भी जनता ऐसे ही चुन रही थी, जैसे बशर अल असद को चुना, जैसे दुनिया के दूसरे तानाशाहों को चुन लिया। अभी ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, तो मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के। इन्होंने कहा जो विधायक इनका यादव है वो अखिलेश यादव के कहने से बोला, भाजपा के सबसे बड़े नेता है। इसका मतलब संसद में अजय वर्मा जी आप ठीक है क्या? अखिलेश यादव भाजपा के सबसे बड़े नेता है, क्या बोल रहे हैं? समाजवादी भाजपा बोल गए भाई, सब ठीक है ना, समाजवादी भी लीजिए। आप ये कह रहे थे शिवम जी, इस तरीके के जो गैर जिम्मेदार बयान देते हैं अजय वर्मा जी, मुझे नहीं लगता कि इनकी अपनी पार्टी भी इनके बयान से सहमत होगी। इसलिए क्योंकि जब एक जनतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जनता चुन रही है, और उसके बाद ये कह देना कि ये नॉर्थ कोरिया जैसा माहौल है और बशर अल असद का एग्जाम्पल लेकर के अगर ये आते हैं, तो आप बेसिकली देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और इन्हीं सब इसी सब बयानबाजी की वजह से आज जनता कांग्रेस पे भरोसा ही नहीं कर पा रही। और ये लोग कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, एक दूसरे के बीच में इंटरनल कंपटीशन करवाने की कौन अच्छा वक्ता, किसने किससे ज्यादा अच्छा बोला संसद में, इसके बियॉन्ड इनकी राजनीति नहीं चल पा रही है। देखिए राकेश जी, आज जिस विषय पर आपने डिबेट रखी, समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को लेकर के जो रखा, देखिए एक चीज तो साफ है कि पहले यही कांग्रेस पार्टी थी जिनका शीर्ष नेतृत्व हिंदू आतंकवाद पे संगोष्ठियां करता था और सीना तान करते थे लोग, और हिंदू समाज डरा हुआ, सहमा हुआ, दुबका हुआ अपने कॉकसेस में बात रखता था। आज उसी समाज में ये परिवर्तन आया है कि समाजवादी पार्टी के उस नेता को ऑन रिकॉर्ड आकर बोलना पड़ रहा है कि मेरा वीडियो एडिटेड है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि इसको जो ऐतिहासिक रूप से जो सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद जो एक सामाजिक परिवर्तन की बात है, ये उस सामाजिक परिवर्तन से इसको जोड़े जाने की बात है। आज प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव यहाँ कुछ भी कह ले, वो इस बात से नहीं इनकार सकते कि उनके जो नेता हैं जिनके बयान को लेकर के आज आपने ये डिबेट किया, उनके बयान को सार्वजनिक होने के बाद उन नेता की भी हालत खराब हो गई। वो भी अपने इलेक्टोरेट के बीच में जाने में कतरा रहे हैं और इसी वजह से उस वीडियो को एडिटेड बताया गया। आज तो तमाम इतने रास्ता ये मजेदार है ना कि वो कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि एडिटेड है, लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर अजय वर्मा जस्टिफाई कर रहे हैं।
नहीं तो ये तो इनकी जो इंटरनल राजनीति है, हिंदुओं से नफरत की जो राजनीति है, इसी वजह से तो आज ये वहां है जहां पे बैठे हुए हैं। ये आपस में एक दूसरे का पीठ सहला सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने विधानसभा चुनाव जीत लिया, आपने फलाना चुनाव जीत लिया, आपने इस पर्टिकुलर बाई इलेक्शन में झंडे गाड़ दिए, लेकिन ओवरऑल देश की जनता इनकी ना राजनीति समझ रही है, ना उनके राजनीति को दानिश, और उस दंगे शिवराज साहब बहराइच किए गए, सरफराज का नाम आया तो फरीदाबाद, और तर्क की फरीदाबाद भी देश में है। और धर्मेंद्र यादव को सुनिए तो कह रहे हैं कि जितने एक खास धर्म के लोग होंगे वो सब निर्दोष होंगे, और एक दूसरे धर्म से होंगे तो वो सब दोषी होंगे। इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, हिंदू है तो दोषी है। जी, इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ये तो मैं शुरू से कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि क्या देश के लोग और प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, क्या समाजवादी पार्टी की इस क्लैरिटी से इत्तेफाक रखते हैं? सवाल सिर्फ इतना है, क्योंकि ये आज की राजनीति नहीं है, ये राजनीति इनके यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है। इत्तेफाक रख रहे हैं इसलिए तो आया है। आप जैसे लोग आके देश को गुमराह करके चले जाते हैं, बेटियों के साथ बनना है और उसके बारे में बोलेंगे नहीं। राजनीति में आप है धर्मेंद्र यादव, हम कैसे देश को गुमराह कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं बताइए, आप क्या मेरे विचारों पे महिला अपराध नंबर 1 एक बार बोल के दिखा दीजिए टीवी पे। आप मेरे विचारों पे का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश महिला अपराध नंबर 1 है, एक बार बोल के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। एक सेकंड, मैं आपके कहने के अनुसार, एक सेकंड धर्मेंद्र यादव, एक सेकंड, आप इस बहुत बड़े मुगालते में, आप इस बहुत बड़े मुगालते में हैं धर्मेंद्र यादव, मत कीजिए ना, गुंडाई मत कीजिए, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं कह रही पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया, आप गुंडाई मत कीजिए, इसको कहते हैं वाचिक गुंडागर्दी। अगर आप ये तो फिर इनको बोलने दीजिए, फिर आप क्यों बिठाते हैं मुझे? राकेश जी, मेरे बैठने का क्या मतलब है? जब मेरा वक्तव्य भी यही देंगे। धर्मेंद्र यादव, मैं बार बार कहता हूं काउंटर करना है, 2 लाइन बोलकर चुप हो जाया करिए, सामने वाले को सुनिए। बोलिए शिवराज साहब। नहीं, जो लगातार जो बयानबाजी करते चले गए, इनको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के पुरुष नेताओं को क्या लगता है कि औरतें अगर इनके सामने बोले तो इनके हिसाब से बोले, जो ये बुलवाना चाहे वही बोले, ये स्टेटमेंट दे, हम हाँ जी करें, सच बोले? किस तरीके की राजनीति है ये? आपको दिक्कत है अपनी राजनीति से, आप आकर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप जो स्टैंड लेंगे उस पर जनता प्रतिक्रिया देगी और आपको सुनना पड़ेगा, और ये कह के आप नहीं निकल सकते कि देश की जनता को हम गुमराह कर रहे हैं। इतने सारे वोटर्स में से एक वोटर की आवाज आपको समझ में नहीं आ रही? आपको एक वोटर की आवाज गुमराह करने वाली आवाज लगती है? अगर आपके विचारों में दम है तो जाकर के जनता की अदालत में खड़े होइए ना उन विचारों के साथ, कहिए कि हाँ, हम हिंदू विरोधी हैं और हम इस्लाम समर्थक हैं, सीधे सीधे जाकर कहिए। इस्लाम समर्थक होने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके हिंदू विरोधी होने में है। ठीक है नहीं धर्मेंद्र यादव, वक्त इतना ही है, लेकिन जब भी हिंदुओं की बात आई आप कह रहे हैं दोषी हैं, एक दूसरे धर्म की बात आई तो कह रहे हैं निर्दोष है। ऐसा मत किया करिए सर, दोषी अपराधी का धर्म नहीं देखा जाता है। मजा आया। खैर, इधर सुब्रफ्रा ने सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव की जमकर खिलाफ लगाई, तो उधर कपिल मिश्रा का मनुस्मृति को लेकर बड़ा वक्तव्य देखने को मिला है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति को गाली देने वाले और फाड़ने वाले को लेकर आना दिखाने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी सेकुलर नेता शरीयत के खिलाफ एक शब्द कह के दिखाए तो मानेंगे सेकुलर नेता है। इसी के साथ उन्होंने हलाला व तिरपत तलाक को लेकर ये कहा। मनुस्मृति के बारे में भाई साहब ने बोला आजकल बड़ा फैशन है, मनुस्मृति को गाली दे दो, मनुस्मृति को फाड़ दो। मैं कह रहा हूँ फाड़ दो, हमारा कोई धर्म ग्रंथ फाड़ने से खत्म ही नहीं हुआ आज तक। तक्षशिला पूरी जला दी तब भी पूरा सनातन बचा हुआ है, और हिम्मत है तो उस किताब को फाड़ो ना जिससे 3 तलाक हो रहे हैं। भाई मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा, संविधान से चल रहा है। हम चाह भी नहीं रहे कि आप चलाओ, हम संविधान से ही चलाना चाह रहे हैं। लेकिन एक किताब तो और है ना संविधान के अलावा, जो देश के लोगों को प्रभावित कर रही है, उससे ट्रिपल तलाक भी हो रहे हैं, उससे हलाला भी हो रहा है। मैं कहता हूं किसी सेकुलर नेता और ये जो मूर्खों के खानदान का महामूर्ख जो मनुस्मृति को गाली दे रहा था, मैं कहता हूं एक शब्द शरीयत के खिलाफ बोल के दिखा, तब मानेंगे असली सेकुलर है। तो उधर जेडीएस के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपने देखने में कोई रोक टोक नहीं है और वे सपना 20 साल से देख रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने लालू यादव और राबड़ी यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हुए ये कहा, सपना अगर कोई देखता है तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सपना देखने की आजादी है। जब नींद में आदमी सोता है तो सपना देखता है, तो सपना तो वो काफी 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जरा अपने पिछले अपने माता पिता के कार्यकाल को भी देखें। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हाल ही में दिए बयान को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं।
तो उधर बाल विवाह के खिलाफ असम की हिमंता सरकार सख्ती से पेश आ रही है। इस बीच उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2026 तक असम को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प है। कल 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब तक 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।